दोस्तों नमस्कार। नोवेल वीडियोस में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन उनका मिलता रहे। दूसरी चीज़, हमारा जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा भी मनोबल बढ़ता है कि हमारे वीडियो को वॉच करने वाले आप सभी लोग इतना हमारे चैनल को प्यार दे रहे हैं। तो चलिए फ़िलहाल मैं आज के वीडियो से स्टार्टिंग करता हूँ। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है ग्राहक सेवा। ग्राहक सेवा से रिलेटेड अभी क्वेश्चन हम देखेंगे। इसके बाद में हम बात करेंगे शिकायत और निवारण को लेकर के क्वेश्चंस। तो आज का हमारा ये मॉक टेस्ट स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन हमारा है, परिदृश्य की पहचान करें जहाँ बीमा की आवश्यकता पर बहस ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन से आपको पता करना है, चूज़ करना है कि इनमें से कौन-सा ऑप्शन जो है में बीमा की आवश्यकता की बहस ज़रूरी नहीं है। ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन हमारा है संपत्ति का बीमा, दूसरा ऑप्शन है हमारा व्यापार देयता बीमा, तीसरा ऑप्शन है तृतीय पक्ष देयता के लिए मोटर बीमा और चौथा हमारा ऑप्शन है अग्नि बीमा। तो यहाँ पर आपका जो आंसर रहने वाला है वो आपका आंसर रहेगा तृतीय पक्ष देयता के लिए मोटर बीमा, यानी तृतीय पक्ष इसको बोलते हैं थर्ड पार्टी। ठीक है। देखिए संपत्ति का बीमा है, आप उस पे बहस कर सकते हैं। व्यापार देयता बीमा, कोई व्यापार चला उसका आपने इंश्योरेंस करा रखा है। अग्नि बीमा है, दुकान का या मकान का आपने फायर इंश्योरेंस करवा रखा है तो उसका भी आप जो है बहस कर सकते हैं। बट तृतीय पक्ष देयता के लिए थर्ड पार्टी, सामने वाली प्रॉपर्टी डैमेज अगर हो जाता है कुछ और वो क्लेम करता है तो उसके लिए बहस ज़रूरी है उसका, क्योंकि ऑलरेडी वो उसने जिस कंपनी से इंश्योरेंस करा रखा होगा वो खुद कंपनी जो है इंश्योरेंस कंपनी उसका वहन करेगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। जैसा कि अभी पिछले कुछ वीडियो में मैंने आपको बताया था, 1986 के अनुसार जिसे उपभोक्ता के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार जिसे उपभोक्ता के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। पहला है हमारा व्यक्तिगत उपयोग के लिए समान सेवाएं रखना। दूसरा है एक व्यक्ति को पुनर्विक्रय उद्देश्य के लिए सामान खरीदता है। तीसरा है विचार के लिए सामान और सेवाएं खरीदता है और उनका उपयोग करता है। और लास्ट है हमारा चौथा जो ऑप्शन है, एक विचार के लिए दूसरे की सेवाओं का उपयोग करता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा उपभोक्ता के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर जो आंसर हमारा रहेगा वो आंसर रहेगा बी ऑप्शन, यानी एक व्यक्ति जो पुनर्विक्रय यानी कोई चीज़ खरीदता है और उसकी पुनः बिक्री करता है, उस उद्देश्य के लिए अगर वो सामान खरीद रहा है तो उसको उपभोक्ता की श्रेणी में हम वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं। क्लियर है। यानी कि आप कोई सामान परचेस कर रहे हैं वो अपने घर की ज़रूरत के लिए खरीद रहे हैं, यानी आप अपना यूज़ करेंगे। बट उसी की जगह पर अगर आप वो सामान खरीद रहे हैं और सोच रहे हैं हम इसको फिर बिक्री करेंगे यानी प्रॉफिट लेंगे, तो वो उपभोक्ता की श्रेणी में आप नहीं गिने जाएंगे। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वस्थ संबंध बनाने के लिए क्या नहीं जाता? आकर्षण, भरोसा, संचार या संदेहवाद। किसी के साथ अगर आपको रिलेशन बनाना है, संबंध बनाना है आपसी, तो उसके लिए क्या नहीं जाता? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन आपका रहने वाला है, इसका आंसर डी ऑप्शन रहेगा। देखिए आकर्षण रहेगा, भरोसा भी है, संचार भी है, यानी आपस में बातचीत कम्युनिकेशन करेंगे, भरोसा विश्वास करेंगे उसके ऊपर, और अट्रैक्शन होगा, और उसके बाद में संदेहवाद हो, इससे रिलेटेड बिल्कुल अलग ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर जाहिर सी बात है अगर अलग ऑप्शन दिख रहा है तो वही चीज़ आपका आंसर होने वाला है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सक्रिय श्रवण का एक तत्व नहीं है? एक्टिव जो श्रवण का एक तत्व नहीं है वो आपको बताना है। अच्छा ध्यान देना। देखिए क्वेश्चन आपको मैं बता दूं कि क्वेश्चन आपको एक बार रिपीट करके दोबारा ज़रूर पढ़ना है। कभी कभी होता क्या है, अगर आपसे नहीं पूछ रहा है और आप हाँ वाला ऑप्शन टिक करके आ जाते हैं,
तो जल्दबाजी में क्वेश्चन हाँ और नहीं वाले जो ऑप्शंस होते हैं वो गलत हो जाते हैं। तो इसलिए मेरा सुझाव है कि आप क्वेश्चन को 1 से 2 बार ज़रूर रिपीट करें कि उसमें पूछ क्या रहा है। जब क्वेश्चन 1 से 2 बार रिपीट करते हैं आप, तो आपको डायरेक्टली क्लियर हो जाता है कि आपसे क्या पूछा जा रहा है, आप उसका आंसर क्या देने वाले हैं, है ना? तो ए ऑप्शन हमारा है अच्छा ध्यान देना। यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, श्रवण का एक तत्व नहीं बताना है। तो अच्छा ध्यान देना का मतलब श्रवण का एक तत्व होगा, ज़ाहिर-सी बात है। बहुत अनुमान होना, ध्यान से सुनना, उचित जवाब दे रहा है। तो देखिए ध्यान से सुनना भी एक श्रवण का एक तत्व होगा। उचित जवाब अगर दे रहा है तो ध्यान से, ज़ाहिर कोई अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसका जवाब सही से दे रहा है तो यानी ध्यान से सुन रहा है। और बहुत अनुमान होना, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे अलग है। तो यही आंसर आपका रहेगा, यानी बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में कौन सा नैतिक व्यवहार की विशेषता नहीं है? जो हमारा नैतिक व्यवहार होता है उसकी विशेषता यहाँ पर नहीं है, वो बताना है आपको। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा है, ग्राहकों की सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाने पर पर्याप्त खुलासा करना। दूसरा है, ग्राहकों के व्यापार और व्यक्तिगत जानकारी की गोपनीयता बनाए रखना। तीसरा है, ग्राहकों के हितों से स्वरुचि को आगे रखते हुए। और डी ऑप्शन है हमारा, अपनी रुचि से पहले ग्राहकों की स्वरुचि को आगे रखना। नैतिक व्यवहार की यहाँ पर विशेषता नहीं है पूछ रहा है, तो वो ऑप्शन आपको यहाँ पे बताना है। तो अब यहाँ पे ऑप्शन आपका जो रहेगा वो आपका सी आंसर रहेगा। ग्राहकों के हितों से स्वरुचि को आगे रखते हुए, ये नैतिक व्यवहार आपका नहीं होगा, यानी ग्राहकों का हित न रखते हुए आप अपनी रुचि को आगे बढ़ाते हैं, है ना? तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, एक खाली लाइन है, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन से एक ऑप्शन यहाँ पे भरना है। एक ठोस अच्छा नहीं है, मकान एक ठोस अच्छा नहीं है, बीमा एक ठोस अच्छा नहीं है, मोबाइल फ़ोन एक ठोस अच्छा नहीं है, जीन्स की एक जोड़ी ठोस अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको बताना है। देखिए मकान भी ठोस होगा, मोबाइल फ़ोन भी होगा, जीन्स भी हो सकता है, और बीमा जो है एक ठोस के रूप में नहीं काउंट किया जा सकता। तो ये आंसर आपका यहाँ पे रहने वाला है, बीमा एक ठोस अच्छा नहीं है। ठीक है। हाँ, बहुत कभी-कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं जो आपके माइंड को लेकर के घुमा देते हैं, और आप सोच रहे होंगे कैसा क्वेश्चन आ जाता है। तो कभी-कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इसको आप अपने माइंड में रखिए। हर तरह के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। सेवा गुणवत्ता का एक संकेतक नहीं है। जो सर्विस आपकी क्वालिटी है का एक संकेतक नहीं है, वो आपको बताना है। चतुराई, विश्वसनीयता, सहानुभूति या जवाबदेही। तो यहाँ पर देखिए सेवा गुणवत्ता का एक संकेतक नहीं है। अगर सर्विस क्वालिटी आप दे रहे हैं तो विश्वसनीयता यानी विश्वास भी आप उसको कराएंगे अपने, जो भी आप इंश्योर पार्टी को जिसका बीमा करने वाले हैं। सहानुभूति देंगे, जवाबदेही भी उसकी दे सकते हैं आप, बट यहाँ पर चतुराई से अगर काम करेंगे, है ना, तो वो चीज़ आपके लिए यहाँ पर क्लियर नहीं है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन जो आपका रहेगा ए ऑप्शन रहेगा, चतुराई। अगला ऑप्शन देखते हैं। भारत में, इसके बाद में स्पेस है, बीमा अनिवार्य है। ठीक है, किसके लिए बीमा अनिवार्य है? 4 ऑप्शन है। पहला ए ऑप्शन हमारा, मोटर तृतीय पक्ष देयता बीमा अनिवार्य है। दूसरा, घरों के लिए आग बीमा अनिवार्य है। और चौथा ऑप्शन है हमारा, घरेलू यात्रा के लिए बीमा अनिवार्य है। और पांचवा है, निजी दुर्घटना के लिए बीमा अनिवार्य है। देखिए यहाँ पर बीमा भारत में जो है मोटर तृतीय पक्ष देयता के लिए अनिवार्य है। ठीक, थर्ड पार्टी जो प्रॉपर्टी डैमेज होता है वो बीमा अनिवार्य रहता है। इसलिए आपने देखा होगा कि फर्स्ट पार्टी अगर हम किसी बाइक या किसी चीज़ का इंश्योरेंस कर रहे हैं, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ले रहे हैं, तो थर्ड पार्टी में क्या रहता है, विथ पीए कवर लेंगे तो हमारा पर्सनल एक्सीडेंट रहेगा कवर, प्लस साथ में सामने वाली प्रॉपर्टी डैमेज का उसमें भी लगभग जो है इंश्योरेंस रहता है वहाँ पे 1 लाख रुपए का। बट अगर फर्स्ट पार्टी ले रहे हैं तो उसमें हमारी व्हीकल की भी कवर रहती है, आईडी भी उसमें आ जाती है, यानी जो उसकी प्रॉपर्टी डैमेज आपकी बाइक की या कार की वैल्यू है वो लगा दिया जाता है।
तो उसका क्लेम उसमें मिल जाता है। बट आप अगर वो नहीं लेते हैं तो थर्ड पार्टी काउंट किया जाता है, तो उसमें आपकी आईडीवी नहीं लगती है। बट यहाँ पे थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज जो है वो आपका लगा रहता है हर हाल में, कंडीशन में ये ख़त्म नहीं होता है। तो इसलिए ये अनिवार्य है भारत में, मोटर तृतीय पक्ष बीमा देयता। अगला ऑप्शन हमारा है बीमा धारक की बीमा लागत कम करने के तरीकों में से एक है। बीमा धारक की बीमा लागत कम करने के तरीकों में से एक है। क्या है? पुनर्बीमा, दूसरा है कटौती, तीसरा है हमारा सह बीमा और चौथा है छूट। तो क्वेश्चन को हम एक बार पढ़ लेते हैं फिर दोबारा, कि बीमा धारक की बीमा लागत कम करने के तरीकों में से एक क्या तरीका है? कटौती। ठीक है, यहाँ पर कटौती आपका आंसर जो है वो सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अपनी बीमा पॉलिसी के बारे में शिकायत रखने वाला ग्राहक आईआरडीए के माध्यम से क्या कर सकता है? आईजीएमएस, जिला उपभोक्ता मंच पर, लोकपाल पर शिकायत कर सकता है, या आईजीएमएस या जिला फोरम उपभोक्ता मंच या लोकपाल के यहाँ। तो क्वेश्चन को हम यहाँ पे एक बार फिर रिपीट करेंगे ताकि क्वेश्चन क्लियर हो जाए, कि अपनी बीमा पॉलिसी के बारे में शिकायत करने वाला ग्राहक आईआरडी के माध्यम से कहाँ जाएगा, कहाँ पे शिकायत करेगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आंसर आपका है आईजीएमएस, ये आंसर आपका सही रहेगा। यहाँ पर जो है अपनी पॉलिसी के बारे में वो शिकायत करने के लिए आईआरडी के माध्यम से जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम इसके साथ काम करता है। किसके साथ काम करता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम? पहला हमारा है बीमा कंपनियों के खिलाफ शिकायत के साथ काम करेगा, दुकानदारों के खिलाफ शिकायत के साथ काम करेगा, तीसरा है ब्रांड के खिलाफ शिकायत, या बीमा कंपनियों, ब्रांड और दुकानदार के खिलाफ, यानी सभी के साथ में काम करता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है, आप देख रहे होंगे कि बीमा कंपनियों के खिलाफ भी काम करेगा, दुकानदारों के खिलाफ भी करेगा और ब्रांड के खिलाफ भी कर सकता है। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन आपके सही हैं, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पर भी आपको रिक्त स्थान में भरना है 4 ऑप्शन से। पहला उच्च न्यायालय भरेंगे, दूसरा जिला मंच है, तीसरा राज्य आयोग है और चौथा हमारा राष्ट्रीय आयोग है। तो क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं कि किसके पास उन मामलों का मनोरंजन करने का क्षेत्राधिकार है जहां माल या सेवाओं का मूल्य और मुआवजे का दावा 20 लाख तक है। तो पिछले अभी हमने कुछ जो है डिस्क्रिप्शन वीडियो बनाया हुआ था, जहाँ पे नोट्स आपको दिए थे मैंने कुछ। तो वहाँ पर 20 लाख का दावा के लिए अ, क्या किसके पास आपको जाने का अधिकार है? उन मामलों का मनोरंजन करने का क्षेत्राधिकार किसके पास रहेगा? ये ऑप्शन बताना है आपको। यहाँ पर जो है 20 लाख तक का दावा हम जिला मंच में कर सकते हैं। ठीक है? तो ये ऑप्शन हमारा सही रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, ग्राहक संबंध में पहली छाप पैदा होती है आश्वस्त होने पर, दूसरा है समय होने पर, तीसरा रुचि दिखाकर और चौथा है समय होने के नाते, रुचि दिखाने और आश्वस्त होने के नाते। ग्राहक संबंध में पहली छाप, यानी ग्राहक यानी कस्टमर के पास आप जा रहे हैं, उससे जो संबंध रिलेशन आपका बन रहा है आपस में लेन देन का, तो उसमें क्या चीज़ आप पहले छाप वहाँ पे देंगे अपनी। तो तीनों चीज़ जाहिर सी बात है, उसको आप आश्वस्त करेंगे अपनी पॉलिसी से, यानी पॉलिसी आपको क्लियर करेंगे उसको। दूसरा समय होने पर समय आप पूरा पर्याप्त उसको देंगे। दूसरा है रुचि दिखाकर, अगर पॉलिसी और इंटरेस्ट ले रहे हैं आप वर्क में, तो ये तीनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। नहीं कि आप कस्टमर के पास गए और बहुत जल्दी भैया जल्दी इसको समझिए और मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जा रहा हूँ। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। कस्टमर के पास जा रहे हो तो पर्याप्त समय लेके जाइए, पूर्णतया उसको अपनी पॉलिसी के बारे में पूर्णतया समझाइए, हर चीज़ क्लियर करिए, ताकि वो बाद में आपसे ना कहे कि आपने ये पहले मुझे पॉइंट नहीं बताया था। है ना? कस्टमर ले रहा है पॉलिसी या नहीं ले रहा है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, बट आपका जो कर्तव्य है, दायित्व है, बनता है कि आप पॉलिसी के बारे में हर चीज़ क्लियर बताएँ। कभी क्या होता है, बहुत से लोग तथ्यों को छिपाते रहते हैं, जिससे ऐसा ना हो कि हमारा कस्टमर हमारे से भाग जाए, ना पॉलिसी ले। तो ऐसी कंडीशन ना आने दें, क्योंकि आप क्लियर जब करेंगे उस कस्टमर को, अगर बाद में अगर आपने पहले छिपा लिया और बाद में कस्टमर को किसी दूसरे उसके के बारे में, दूसरे से किसी के बारे में पता चला, तो दूसरे कोई एजेंट आता है, उससे पूछ लेता है भैया ऐसा-ऐसा है, तो उसने बोला कि ऐसा नहीं होता है।
तो आपके सामने क्या स्थिति होगी वो आप समझ सकते हैं अच्छी तरह। तो इसलिए कोई भी चीज़ आप कस्टमर के सामने ना छिपाएँ और क्लियर बताएँ। भले ही बीमा 2 मिल रहे थे, आपको 1 मिल रहा है, बट आपकी जो गुड वैल्यू बन रही है, ठीक है? तो वो बहुत अच्छा आपके लिए काम करेगा आगे रिलेशन बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर फिलहाल आंसर जो आपका रहेगा वो डी रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सही वक्तव्य का चयन करना है यहाँ पर सही कथन है वो आपको बताना है। पहला है, बीमा की बिक्री करते समय नैतिक व्यवहार असंभव है। दूसरा है, बीमा एजेंटों के लिए नैतिक व्यवहार आवश्यक नहीं है। तीसरा है, नैतिक व्यवहार एजेंट बीमा के बीच भरोसा विकसित करने में मदद करता है। और चौथा है, केवल शीर्ष प्रबंधन से नैतिक व्यवहार की उम्मीद है। तो यहाँ पर देखिए, पहला ऑप्शन नहीं हो सकता है, दूसरा भी नहीं हो सकता है, तीसरा नैतिक व्यवहार एजेंट बीमाकर्ता के बीच भरोसा विकसित करने में मदद करता है। हाँ, कुछ हद तक ये हो सकता है, बट डी ऑप्शन में देख लेते हैं, केवल शीर्ष प्रबंधन से नैतिक व्यवहार की उम्मीद है। शीर्ष प्रबंधन यानी जो अच्छा मैनेजमेंट होगा, उसी से नैतिक व्यवहार की उम्मीद है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन फिलहाल तो मेरी समझ से नहीं सही है, यहाँ पर सही सी ही है, क्योंकि सी ऑप्शन आपका सही रहने वाला है। नैतिक व्यवहार एजेंट और बीमाकर्ता के बीच भरोसा विकसित करने में मदद करता है। ठीक है? तो फिलहाल थे आज के हमारे क्वेश्चन, और मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।